नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज यौम आशूर है, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत का दिन। आज मैं सोच रहा था कि शायद कोई किसी किस्म की सियासी या इस तरह की गुफ्तगू न करूँ, क्योंकि इससे पहले मैं ख़ास तौर पे वक्त के यजीद के बारे में, सैयदना इमाम हुसैन की सुन्नत पर अमल करने के बारे में गुफ्तगू कर चुका था। लेकिन रात भर से मुल्क के हालात की जो परेशानी चल रही है, उसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं कम से कम कल की सुबह के तुलू से पहले पहले कुछ गुफ्तगू कर लूँ। इस वक्त बहुत सारी जो हैं बातें जो हैं वो मरकज़ यानी इस्लामाबाद के अंदर घूम रही हैं, और हमारे शानदार किस्म के वो जर्नलिस्ट के जिनको मीडिया में एक्सेस हासिल है और जिनको चैनल्स दिए गए हैं, वो एक अफवाह उड़ा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन से कह दिया जाएगा कि वो उस पर अमल दरामद न करे, और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या होता है। उसके बारे में सबसे अहम बात यह है कि अदालतों के बारे में जो रवैया गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से चल रहा है, उसने जो कुछ इस पाकिस्तान के माशरे को नुकसान पहुंचा दिया है वो नाकाबिल तलाफ़ी है। इस नुकसान के बाद से जो पाकिस्तानी कौम के अंदर गुस्से की हालत है, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। आप सोचें कि अगर कल ये फैसला जो है इसको मानने से इनकार किया जाता है, और कम से कम 8 फरवरी के बाद की सूरत हाल को समझते हुए, तो फिर ये याद रखिए कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर आपने रोका तो पाकिस्तान में नीचे किसी अदालत की कोई इज्जत बहाल नहीं रह सकेगी। इस वक्त चंद छोटे छोटे दिमाग जो हैं, उनकी खोपड़ी के अंदर ये खन्नास आ चुका हुआ है कि उनके पास अगर 10-12 लाख बंदूकें हैं तो वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के ऊपर कब्जा पास कर सकते हैं, और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को ज़ेर दस्त लगा सकते हैं। दुनिया में कहीं नहीं हुआ। इंसानी तारीख इस बात की शाहिद है कि बहैसियत कौम किसी को शिकस्त नहीं दी जा सकी। लेकिन अदालतें अगर किसी न किसी स्तर पर काम करती रहें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उम्मीद की किरण मौजूद होती है। ये वो रवैया है अदालत के गलत फैसले को मानने का कि जो मेरे बड़ों ने, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ख़ास तौर पर इसको कहा था कि इस पर अमल करके दिखाया था। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक ज़िरा थी कि जो एक यहूदी के पास से पकड़ी गई थी, और जब वो कादी शुरे की अदालत में हाजिर हुए तो कहा सैयदना अली से कि आप कोई गवाह लेके आइए अपने लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा हसन और मेरा ग़ुलाम कंबर। तो उन्होंने कहा मालिक के हक़ में ना बेटे की गवाही कबूल है और ना उसकी ग़ुलाम की। तो वो केस हार गए थे, और हालांकि गिरदा सैयदना अली की थी, और इसलिए हार गए थे कि उन्होंने अदालत का एहतराम किया था। याद रखें, अगर आपने कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जो 14 मई में पहले कर चुके थे, लेकिन वो हालात और थे, 9 उसके दरमियान में 9 मई आ गया हुआ था, और 9 मई में मैं उस अफसाने में, उस कहानी में, उस सारे के सारे मामले में पढ़ना नहीं चाहता 9 मई में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। मैं तो इस 14 मई वाले इलेक्शन वाले दिन वैसे ही ज़ेर एताब, क्या मतलब मग़वी के तौर पर इस जगह से पाकिस्तान से गायब कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी वो हालात ऐसे थे कि आप 14 मई के उस फैसले को ना मानने के ऊपर लोग पी गए, किसी और तरफ लग गए, लोग अपनी इज्जतें बचाने में लग गए, लोग अपने घरानों के अंदर जो चादर और चारदीवारी को मस्त किया जा रहा था, तबाह किया जाता, उसको लग गए। कहानियां हैं जो आज से 1 साल बाद, 6 महीने के बाद जब ये लोग आके सुनाएंगे, जब ये जेल के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो निकलेंगे, और जब थानों से अंदर जो उनके साथ बेहुरमती बेइज्जती हुई उसकी कहानियां सुनाएंगे, जब घरों में जब कुछ हुआ, जब वो कंपाइल की जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे क्या हुआ है। और ये कहानियों को और लोग नहीं कंपाइल किया करते, ये वही लोग कंपाइल करते हैं कि इन्होंने किया था ये सब कुछ। मशरकी पाकिस्तान की कहानियां किसी आज़ाद सहाफ़ी ने कंपाइल नहीं की। मशरकी पाकिस्तान की कहानियां जो हैं वो उस वक़्त से लेके मैंने ढाका डूबते देखा से, मेजर सिद्दीक सागर सालक से लेके, मेजर जनरल खादम हुसैन राजा से लेके, और कर्नल लेफ्टिनेंट जनरल कमालुद्दीन मतीन, कौन है जिसने ये नहीं कहा कि हमने कौन से जुल्म से जब बंगाली में पढ़ा है। लेकिन याद रखो, जिस बात को मैं वार्न करने आया हूं, सिकंदर सुल्तान राजा साहब मेरी बात सुने, अगर आपने आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला न माना और इनकार किया तो याद रखें, आप जिसकी ये बुनियाद रख रहे हैं, कल को अगर आप 4 गुंडे या 5 गुंडे या आपके इलाके के भेरा के कुछ लोग जो हैं वो आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। बाबर हसन भरवाना साहब, अगर आपने ना माना, अगर झंग में कुछ बदमाश आप पे कब्जा कर लेते हैं तो फिर कोई अदालत वो कब्जा नहीं छुड़वा सकेगी। वो लोग जो इस बात के पीछे हैं, जो लगे हुए हैं,
ओकाड़ा से लेके रेंजार खान तक जो 2.5 मुरब्बे जिन लोगों को मिले हुए हैं, अगर उस अखाड़ा के अंदर लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिए तो फिर अदालत का परवाना जो है उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। अदालत का परवाना बुनियादी तौर पर वो इज्जत और तौकीर रखता है कि जो आपके नाजायज कब्जे को छुड़वाता है, वरना किसी आईजी के कब्जा किए हुए घर के ऊपर उसकी पूरी की पूरा थाने की फोर्स भी उसको नहीं छुड़ा सकती अगर अदालत को ना मानते हो। किसी जर्नैल के मकान के ऊपर जिस पर कब्जा हुआ हो पूरी यूनिट भी नहीं छुड़ा सके। आप यूनिट लगा के देखें, लग नहीं सकती होती। तो आप पाकिस्तान को किस तबाही के गड़े की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि आपने जो 14 मई का अता बंदयाल वाला जो इलेक्शन जो है उसने निगेट किया था, तो आज आप इसी तरह चल जाएंगे। उसके बाद से याद रखें, उससे पहले 9 मई आ चुका था और 9 मई के बाद से कम 10 माह इस मुल्क के ऐसे गुजरे हैं कि जो खौफ के थे, उस खौफ को कोई एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कौन था जो 80 साल का बूढ़ा हो या 10 साल की नौजवान बच्ची हो कि जिसको रगेदा न गया हो। लेकिन आप याद रखें कि पाकिस्तान अब फिर वहां अजीब व गरीब किस्म का बहाना तराशा जा रहा है कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो तो गई नहीं थी, वो जो तहरीक इंसाफ उसको दे दिया। आप मुझे ये बताइए, रोज अदालतें फैसले करती हैं, इस बात पे फैसले करती हैं कि 2 बंदों के दरमियान झगड़ा है और या मकबूल जान और किसी और बंदे के दरमियान झगड़ा है कि उन्होंने एक जगह पे एक बहुत बड़े प्लॉट पे कब्जा किया हुआ है। ये दोनों को झगड़ा करते करते जब मिसल मंगाई जाती है तो मिसल में पता चलता है कि जमीन तो सरकार की है। तो क्या उस वक्त एडवोकेट जनरल को नोटिस नहीं दिया जाता कि अपनी जमीन आके ले जाओ? क्या उस वक्त नोटिस नहीं दिया जाता उसको, अटॉर्नी जनरल को, ये फेडरल गवर्नमेंट की जमीन है, इसको आके ले जाओ? और ये फैसले के फैसले हैं कि ना फेडरल गवर्नमेंट उसमें फ्रीक होती है ना उसके, ये तो आम अदालतें करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास 187 का जो इख्तियार है उसके तहत वो मुकम्मल इंसाफ जो है वो फराहम करने की जो है उस जिम्मेदारी है उसके ऊपर। लेकिन क्या आप समझते हैं उन्होंने कोई उससे तजावुज किया? क्या आपको नहीं पता? क्या कोई कुरान पे हाथ उठा के मियां नवाज शरीफ से लेके और उसके बाद सलमान अकरम राजा से लेके जनरल आसम मुनीर से लेके किसी और से कुरान के हाथ तक के कह सकता है कि ये सीटें जो हैं कि ये जो पीटीआई की नहीं थी, ये पीटीआई के लोग नहीं थे? क्या आप कह सकते हैं? क्या आप क्या करें, क्या आप खाना काबा की, ये मेरे पीछे खाना काबा का खिलाफ है, क्या इसकी कसम खा के वो कह सकते हैं कि ये सीटें किसी और की थी? तुम झुंझुलाहटों के अंदर ये कुछ करने जा रहे हो, ये बहुत गलत है। ये वो रास्ता तुम इख्तियार कर रहे हो कि पाकिस्तान में कल कानून की हुक्मरानी खत्म हो जाएगी। ये सही बात है कि गुज़श्ता कम से कम 6-7 महीने से पाकिस्तान की अदालतों का आपने तमस्कर उड़ाया। पाकिस्तान का कोई शहर है ऐसा नहीं है जो ये नहीं जानता कि आपने एक बंदे को पकड़ा, अदालत ने उसको रिहाई का हुक्म दिया, आपने एक रिवॉल्विंग चेयर के जरिए एक दूसरे मुकदमे में उसको खत्म कर दिया। पाकिस्तान के तमाम ब्यूरोक्रेट्स मैं कहता हूँ, मेरे कलीग रहे, ये लोग मेरे साथ काम करते रहे, सिकंदर सुल्तान राजा, ये बाबर हसन परवाना, ये जो मेंबर ये मेरे साथ काम करते रहे हैं, ये जो पंजाब का आईजी है, ये बाकी लोग, मैं कसम से कहता हूँ कि तुम्हारी इज्जतों का ये रास्ता है कि तुम आज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और अदालतों के फैसलों को मानो। अगर तुम नहीं मानोगे तो कल पाकिस्तान के अंदर जो क्योस होगा, जो कैफियत पैदा होगी, किसने आपको, कौन है जो आपको बताता है कि ये शख्स है ये बाइज्जत है? वो अदालत का फैसला होता है जो कहता है ये इसका राइट है, मैं डिटरमिन करता हूं, ये मकान इसका है, ये बीवी इसकी है जिसको अगवा किया गया है, ये बेटी इसकी है जिसके ऊपर जुल्म हुआ है। कल को अगर कोई शख्स कहे कि मैं इस अदालत के फैसले को नहीं मानता हूं, मैं इस मगवी औरत को नहीं छोड़ता, तो कौन छुड़ाने जाएगा? कौन जाके लेके आएगा? वो बेटी खा किसी एक आम सिपाही की हो या किसी आईजी की हो, खा किसी चीफ सेक्रेटरी की हो, अगर वो मगवी है तो कौन लेके आएगा? अगर अदालतों ने बैलेफ भेजने शुरू कर दिए और उस बैलेफ को किसी ने ना माना, एक बात याद रखिए, जिस दिन ताकतवर लोग जो हैं अदालतों के फैसले से इनकार कर दिया करते हैं, फिर आम आदमी अदालतों के फैसले नहीं माना करता। आपने अभी तक यही किया। मिसालें दी जाती हैं कि जनाब अदालतों ने 1954 ठीक है करते आई हैं, लेकिन एक बात याद रखें, ये पाकिस्तान इसीलिए मुस्तहकम था कि गलत फैसलों को भी अदालतों के माना गया। जुल्फकार अली भुट्टो का मुझे आज जो आखिरी रिव्यू के अंदर जब वो पेश हुए थे तो उन्होंने कहा कि आप एक बहुत बड़े वकील हैं, आपने बड़ा, तो उसने एक फिक्रा बोला था, दुखा दी माड़ी हुई जिंदड़ी अलील है, सराइकी में उन्होंने बोला था। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो ने उस फैसले को कबूल कर लिया था। गलत फैसला था,
بہت فلسفہ تھا، آپ نے ریویو کیا، لیکن اگر وہ اس وقت کی صورتحال کے اندر آگے چل پڑتا تو ایک خرابی ایسی پیدا ہوئی تھی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ نسیم حسن شاہ نے جو نواز شریف کی عدالت کو بحال کیا تھا، فیصلہ قبول کر، یہ الگ بات ہے کہ پھر آپ نے جنرل دورانی کو سٹک دے کے بھیجا کہ جس نے نواز شریف کو اور غلام اسحاق دونوں سے اس کو استعفیٰ لے لیا، لیکن آج تک کیا آپ نواز شریف کے دل کے اندر اپنی محبت پیدا کر سکے؟ نہیں کر سکے۔ جو کچھ بھی ہے وہ مفادات کے اگر آپ ساتھ ہے تو نواز شریف آپ سے محبت نہیں کرتا ہوگا۔ آپ نے مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب کے ساتھ یہی کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بھی جو ہنگامے اس میں ہو رہے ہیں مشرقی بنگلہ دیش کے اندر، وہ جو بنگالی کے اندر، اس نے انہوں نے 3% کوٹا رکھا ہوا تھا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے، ان شہداء کا کہ جنہوں نے پاکستان کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوئے، ان کی لسٹ مترتب ہے، ان کے بچوں کو، ان کے پوتوں کو نوکریوں کے اندر کوٹے دیے جاتے ہیں۔ آج انہوں نے کہا کہ جب ان کی اتنی بڑی نسلیں ہو گئی ہیں تو ہنگامے ہو رہے ہیں وہاں پر کہ اب تو چھوڑ دو، جان چھوڑ دو، لیکن وہ اس کی لیگیسی کے اندر آپ کی حرکت، اس لیے آپ نے عدالت کا سلسلے فیصلے کروائے تھے، انہوں نے اس لیے نہیں مانا تھا کہ آپ پہلے ایک بہت بڑا ایکشن کر چکے ہوئے تھے۔ آپ نے ولی خان کی پارٹی کو بین کیا، وہ اٹھ کے چلے گئے، کوئی مشرقی پاکستان چلا گیا، افغانستان چلا گیا، کوئی ادھر ادھر چلا گیا، کوئی پہاڑوں پہ چلا گیا۔ لیکن یہ جو کیفیت ہے نا آج، خدا کے لیے، ایک تو پوری کی پوری انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے خلاف ہے، دوسرا جب آپ اس فیصلے کے بارے میں جب لوگوں کا اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی خدا نہ خواستہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جو آپ کے ملک ہیں، جو افغانستان ہے، ایران ہے، یہ اور ہندوستان ہے، بھارت جو ہے، یہ کیا آپ کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں گے؟ جس بھارت نے 1971 کے شرنارتھی جو ہیں وہ جمع کیے تھے اس وقت، اور جا کے وہ اندرا گاندھی جو تھی نکسن کے سامنے بولی تھی کہ میں نے اتنے سارے لوگوں کو جو وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں میں ان کو پناہ دے رہی ہوں، میں کیا کروں اگر میں وہاں پر حملہ نہ کر سکوں، اور انہوں نے نکسن نے سمجھایا تھا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حملہ کر دیا تھا اور آپ کچھ نہیں کر سکے تھے۔ اس کے بعد جو دوسری دفعہ جب کی صورتحال جب ہوئی کہ جب آپ نے افغانستان کا معاملے کے اندر، آپ خود سوچیں کہ آپ نے 20 سال امریکہ کے کہنے کے اوپر 3 نڈے دے کے افغانستان کے اندر بم برسائے، آپ نے 57,000 سارٹیز وہاں سے کی، آپ نے وہاں سے بھاگے ہوئے 600 کے قریب بندوں کو پکڑ کے گوانتانامو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری ہاسٹیلٹیز واپس نہیں آ جائیں گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جس کی فورسز، جس کے سرحد کے اوپر آپ 1979 کے انقلاب کے بعد آپ باقاعدہ اپنی فوجیں لے کے امریکہ کے کہنے پہ کھڑے ہو گئے، تو وہ تو آپ کی اللہ نے جان بخشی کی کہ افغانستان میں روس داخل ہو گیا اور صدام کو 8 سال جنگ لڑنی پڑ گئی جو امریکہ کے کہنے پہ، اور پھر جو صدام کا انجام امریکہ نے کیا اس کو تو یاد رکھو۔ خدا کے لیے پاکستان پہ رحم کرو، خدا کے لیے۔ سیاستدانوں کو اندازہ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ جو اس پہ جا رہے ہیں وہ واپس ہو گئے، ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کسی طور پر بھی کہ ہم ایک پارٹی کو آرٹیکل 6 کے اندر ٹرائی کریں، ان کو پتہ چل گیا کہ، لیکن اس وقت کچھ لوگ ہیں کہ جن کے اندر اس قسم کا خناس کا ایک وہ شخص ہے کہ جو ایڈ ہاک ججز کو لا کے اپنی پوری کی پوری سپریم کورٹ کی جو سے کہتے ہیں کمبینیشن تبدیل کرنا چاہتا ہے، سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کو ٹیک اوور کرنا چاہتا ہے۔ اس کو اندازہ نہیں ہے قاضی فیصلہ کو کہ ایک دن اس کے خلاف اگر سارے کے سارے 12 یا 13 ججز پہنچ گئے، کھڑے ہو گئے، تو باقی 4 ججز کتنے لوگوں کو تو ایڈ ہاک جج لے کے آتے رہے گا؟ کون لائے گا؟ یہ جتنے اعظم وزیر تارڑ سے لے کے جتنے لوگ جو ہے جس وقت سازش کر رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پبلک کے اندر اینگر کس قسم کا پیدا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر مجھے بھی معلوم ہے، میں کچھ ججز کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے 8 ججوں نے فیصلہ کیا، ان کے اوپر کس قسم کا پریشر ہے، وہ بیچارے مل نہیں رہے کہ کیا نہ کیا صورتحال ہو جائے۔ یہ بہت تکلیف سے بات ہوگی۔ کل آج پورے کا پورے 12 گھنٹے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، پاکستان کی بیوروکریسی کے پاس، سول بیوروکریسی کے پاس۔ میں ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بچانا آپ کے ذمہ ہے۔ کوئی جرنیل آپ کی نوکری بچانے نہیں آیا کرتا، میں نے عمر گزاری ہے ان کے ساتھ۔ سمد لاسی سے انجام پوچھو کہ جس نے اکبر بگٹی کے خلاف ایکشن کے اندر ڈیرہ بگٹی میں، کہاں ہے وہ آج؟ کدھر چلا گیا؟ کوئی نہیں بچانے آتا، کوئی آپ کی نوکری میں آپ کی پروموشن کے ساتھ نہیں دیتا، کوئی آپ کے گھر کے اندر جا کے اپنا گن مین نہیں کھڑا کرتا، کوئی آپ کو مستقل گارڈ دیتا۔ آپ نے خود باقی زندگی گزارنی ہے اور اسی ملک میں گزارنی ہے، اور یہ ملک آپ کا بھی ہے اور یہ ملک میرا بھی ہے۔ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوا تو کچھ باقی نہیں رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔